नोट में एक चीज रह गई थी, वो बताने लगा। इफेक्ट ऑफ रेट चेंज था, वो बता रहा हूं। नोट्स में एक चीज थी, इफेक्ट ऑफ रेट चेंज। वो जो टैक्स रेट कम ज्यादा है ना डिविडेंड पे, जो कल सवाल में भी किया था कि हम नॉर्मल इनकम टैक्स 30% लगा रहे हैं जबकि डिविडेंड पे 10% लग रहा है। टेक्निकली वो भी इफेक्ट ऑफ रेट चेंज ही है, वो भी रेट चेंज ही की वजह से है, लेकिन ये एक डिफरेंट कॉन्टेक्स्ट में है जो बात बताने लगा। वो जो इफेक्ट ऑफ रेट चेंज की एक लाइन है ना नोट में, टैक्सेशन वाले नोट में, चैप्टर में पेज 13, चैप्टर में पेज 13 टैक्स वाले नोट के अंदर डेफर टैक्स वाले डब्बे में एक लाइन है इफेक्ट ऑफ रेट चेंज, और यही लाइन नीचे फिर रिकंसिलिएशन में भी है इफेक्ट ऑफ टैक्स रेट चेंज। ये समझा रहा हूं, डेफर टैक्स के डब्बे में है ना एक लाइन इफेक्ट ऑफ रेट चेंज ये बताने लगा। और यही वाली लाइन नीचे चौथी लाइन लिखी हुई है, तीसरी, इफेक्ट ऑफ टैक्स रेट चेंज। तो जो कल तक सवाल में कर लिया जिसमें डिविडेंड का रेट डिफरेंट था, वो भी टेक्निकली है इफेक्ट ऑफ रेट चेंज, लेकिन ये जो चीज अब बता रहा हूं ये थोड़ा सा डिफरेंट कॉन्टेक्स्ट में है। ये वाहिद मिसाल नहीं है इसकी, इसके अलावा और मिसालें भी हो सकती हैं, लेकिन एक मिसाल ये है जिससे मैं आपको एक कॉन्सेप्ट समझाने लगा। एक मशीन खरीदी 500 मिलियन की, ईयर 1 में काउंटिंग डेप्शन इतनी, टैक्स डेप्शन इतनी, डेफर्ड टैक्स कैलकुलेट करते हैं। कैरिंग अमाउंट 450, टैक्स बेस 420, डिफरेंस 30, और टैक्सेबल डिफरेंस तो डीटीएल बन जाएगा 30% लगा के 9, और डेफर्ड टैक्स बीडी कोई नहीं है, सीडी 9 है, तो टैक्स एक्सपेंस आ जाएगा 9। ईयर 2 अकाउंटिंग डेप्रिसिएशन 50, टैक्स डेप्रिसिएशन 68, टैक्स रेट 40। ईयर 2 में मजीद कितना डिफरेंस राइज होगा? दोबारा जब डेफर्ड टैक्स कॉन्सेप्चुअली बताया था ना शुरू में, तो वो बात मैं बताता था डेप्रिसिएशंस के फर्क से। ईयर 1 में इतनी अकाउंटिंग में डेप्शन चार्ज हुई, टैक्स वालों ने इतनी अलाउ कर दी, कितनी फालतू अलाउ कर दी? 30। अभी नहीं चाहिए हमें, तो हम इस 30 के ऊपर रेट लगा के 9 का डेफर्ड टैक्स एक्सपेंस पॉजिटिव लिख देते थे, क्योंकि फॉर द ईयर डिफरेंस 30 आया और टैक्स वालों ने फालतू डिडक्शन अलाउ कर दी, नहीं चाहिए अभी डिडक्शन, तो उस 30 पे 30% लगा के हम डेफर्ड टैक्स एक्सपेंस ले लें। अब मजीद डिफरेंस क्या है? ईयर 2 में कितना डिफरेंस है? 18, टैक्स रेट 40। तो ये जो टैक्स वाले फालतू 18 की डिडक्शन दे रहे हैं, नहीं हमें नहीं चाहिए, हमारे मुताबिक 50 एक्सपेंस था, सेविंग भी 50 पे आनी चाहिए थी, टैक्स वाले 68 की डिडक्शन दे रहे हैं। कॉन्सेप्चुअली कितना डेफर्ड टैक्स ईयर 2 में होना चाहिए? 18 के 40, कितना बना? तो कॉन्सेप्चुअली डेफर्ड टैक्स होना चाहिए 18 के ऊपर
40%। कितना? टैक्स के डब्बे में पॉजिटिव लिखना चाहिए नेगेटिव? टैक्स वाले ने फालतू डिडक्शन दे दी, नहीं चाहिए, पॉजिटिव आना चाहिए कॉन्सेप्चुअली। हाँ ऐसे होना चाहिए। अब देखते हैं IAS 12 क्या कहता है। कैरिंग अमाउंट कितनी? 450, 50 और डेप्रिशिएट हो गया 400। 420 टैक्स बेस थी, 68 और डेप्रिशिएट हो गया 352। डिफरेंस 48। टैक्सेबल डिडक्टेबल? टैक्सेबल। DTL 19.2, BD 9, CD 19.2, टैक्स एक्सपेंस आ गया 10.2। कॉन्सेप्चुअली तो होना चाहिए था 7.2, आ रहा है 10.2। क्यों आया ये चेंज? अभी तो नहीं मिला वैसे। ठीक है, और कोई? हम लोग डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी क्यों बना रहे होते हैं? क्योंकि आज उन्होंने ज्यादा टैक्स में डिडक्शन दे दी है, कल को फिर ये ऐसी नहीं होगी, कल को हमें टैक्स देना पड़ेगा, इसलिए डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी बना रहे होते हैं। और क्यूमुलेटिव क्यों हो रहा है ये? क्योंकि ईयर 1 में इतना डिफरेंस आया था, ईयर 2 तक इतना डिफरेंस आ चुका है। DTL क्यों बना रहे हैं? क्योंकि हमें अगले साल ज्यादा टैक्स देना पड़ेगा, ज्यादा देना पड़ेगा। डेफर्ड टैक्स तो नहीं देना होता, वो तो करंट टैक्स देना होता है, लेकिन कल को ऑफिशियली वो ज्यादा देना पड़ेगा करंट टैक्स के नाम से। तो अभी चूंकि ऑफिशियली नहीं आया तो हम डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी बना रहे होते हैं। अब जब कल को ज्यादा देना पड़ेगा तो वो 30% पे नहीं देना पड़ेगा, 40 पे देना पड़ेगा, क्योंकि रेट ऑफ 40 हो गया हुआ है। तो इसको 40 पे मेजर करना बिल्कुल ठीक था। अब इस साल जो एक्सपेंस 10.2 आ रहा है, ये 2 वजहों से आ रहा है। एक वजह, इस साल जो मजीद 18 का डिफरेंस अराइज हुआ, और दूसरा वो जो पिछले साल हमने 30 के डिफरेंस पे 30% लगाया था, उस पर अपडेट करने के लिए हमें 10 और लगाना पड़ेगा। ये इसलिए 10.2 है जो इस साल एक्सपेंस बना। तो इस साल का डेफर्ड टैक्स एक्सपेंस 10.2 है, लेकिन दुनिया वालों को बताना पड़ेगा कि असल में फॉर द ईयर जो मजीद डिफरेंस अराइज हुआ वो तो इतना है, लेकिन हमने जो पुराने साथ लेके चलने थे उनके ऊपर रेट अपडेट करने की वजह से इतना डेफर्ड टैक्स और बनाना पड़ा। पता नहीं क्या क्या कह गया मैं, सही है। तो डेफर्ड टैक्स एक्सपेंस फॉर द ईयर 10.2 ही है, लेकिन डिस्क्लोजर पॉइंट ऑफ व्यू से ये बताना पड़ेगा कि क्या ये पिछले साल का रेट और इस साल पे अपडेट करने की वजह से तो नहीं फर्क आया। इसको इफेक्ट ऑफ रेट चेंज कहते हैं। ये इफेक्ट ऑफ रेट चेंज की एक मिसाल है, और भी मिसालें हैं। इस मिसाल में क्या हुआ, पिछले साल टैक्स रेट और था, और जिन आइटम्स पे पिछले साल डेफर्ड टैक्स बनाया हुआ था, इस साल उन पे रेट अपडेट करने की वजह से DTL बढ़ाना पड़ा, तो वो हमें मजीद इस साल एक्सपेंस कहना पड़ेगा। इसको इफेक्ट ऑफ रेट चेंज कहेंगे। और जो बाकी है वो इस साल जो मजीद डेप्रिसिएशंस का फर्क आया उससे रिलेटेड है। तो डेफर्ड टैक्स के डब्बे के बाहर टोटल क्या लिखेंगे उस नोट में? डेफर्ड टैक्स के डब्बे के बाहर क्या आएगा? पेज 13 पे डेफर्ड टैक्स वाले डब्बे के बाहर क्या आना है? 10.2 के 7.2? 10.2 डेफर्ड टैक्स के डब्बे के बाहर, लेकिन इफेक्ट ऑफ रेट चेंज के अंदर क्या आएगा? 3। तो फिर वो इफेक्ट ऑफ डिफरेंसेस रिलेटिंग टू द फॉर द ईयर, उसके सामने 7.2 आएगा। मैंने कल बताया था कि उसको बैलेंस करके लिखना है। डब्बे के बाहर ये आना है, डब्बे के अंदर इफेक्ट ऑफ रेट चेंज में ये आएगा, और फिर डब्बे को बैलेंस करेंगे तो रिलेटिंग टू डिफरेंसेस फॉर द ईयर उसमें 7.2 आएगा। तो इफेक्ट ऑफ रेट चेंज का फार्मूला क्या बन गया है? तब 3 का फार्मूला क्या बना ले? पिछले साल के डिफरेंसेस पे अब रेट अपडेट करने की वजह से जो डिफरेंस लाना है ये वो है। और अगर ये पिछले साल 30 और अब 25 हो गया होता तो फिर कम करना होता, तो फिर इस 30 के ऊपर 5% लगाते। दोबारा इफेक्ट ऑफ रेट चेंज निकालने के लिए फार्मूला बना लेते हैं कि पिछले साल जो टेम्परेरी डिफरेंसेस थे उन पे जो रेट में चेंज आया है वो मल्टीप्लाई कर लें तो ये इफेक्ट ऑफ रेट चेंज बन जाएगा। ठीक है, लेकिन ये एक मिसाल है। और क्या क्या मिसालें हो सकती हैं? इस दफा ना मैंने वो अभी जुलाई में जब कैफ एंड कर रहा था तो
3 सिनेरियो मैं इसको समराइज कर पाया, वो मैंने इस बुक में नहीं लिखे हुए थे, वो मैं आपको बता देता हूँ। 3 सिनेरियोज मैं समराइज कर पाया हूँ, तो वो आपसे शेयर कर लेता हूँ। पेज नंबर 13 है जी। मैं इसीलिए कह रहा हूँ ना, अब 3 सिनेरियो समेट रहा हूँ क्योंकि ये एक मिसाल है, हर मिसाल बीडी वाली नहीं होगी। पेज नंबर 13 पे इफेक्ट ऑफ रेट चेंज की फिगर कैसे निकलनी है, वर्किंग वन। नीचे आए वर्किंग वन पे। वर्किंग वन में ये जो मैंने लिखा हुआ है ना, इफेक्ट ऑफ रेट चेंज इज इक्वल टू, क्या लिखा हुआ है, ओपनिंग टेम्परेरी डिफरेंसेस इनटू चेंज इन टैक्स रेट। ये काट दें, सारा नहीं काट देना, सिर्फ ये एक लाइन। इसकी जगह पर 3 पॉइंट्स लिखवा रहा हूं। नीचे जो लिखा है ना, इट इज शोन इन अबव नोट, ये ठीक है, ये मैं समझाता भी हूं क्या लिखा मैंने। लेकिन वो जो ऊपर कैलकुलेशन में सिर्फ ओपनिंग डिफरेंसेस इनटू चेंज इन रेट लिखा है, वो कटवा के उसकी जगह पर आपको 3 सिनेरियोज लिखवा रहा हूं। अच्छा, वो 3 सिनेरियोज लिखवाता हूं, उससे पहले जो टेबल बनाया ये समझ लें, पहले आसान बात पूरी कर लेता हूं। इस 3 को उस डब्बे के अंदर पॉजिटिव लिखना है कि नेगेटिव लिखना है? इस मिसाल में क्यों पॉजिटिव? अगर पिछले साल टैक्सेबल था, मतलब डीटीएल बनता था, और टैक्स रेट और बढ़ रहा है, तो और टैक्स देना पड़ेगा, तो डब्बे के अंदर इसको पॉजिटिव लिखेंगे। लेकिन अगर टैक्स रेट 30 से 25 हो रहा होता तो नेगेटिव लिखते, और अगर ये टैक्सेबल की बजाय डिडक्टेबल डिफरेंस होता तो डेफर्ड टैक्स एसेट बनाया होता। अब अगर 30 से 40 हो रहा होता तो और नेगेटिव करते, और 30 से 25 हो रहा होता तो ये मैंने इधर डब्बे में लिखा हुआ है। हाँ जी, क्या जी? जी जी, नहीं यार, ये स्लाइड लगाना, ये खोलना है मैंने। अच्छा, अभी ना बहुत सारे सवाल ना पूछिएगा, क्योंकि मैंने एक पास पेपर का सवाल कराना है, वो सवाल पूरा कर लें। नहीं, मैंने जान के प्रैंक नहीं किया, वो खुद ही रुक गया। ये भी ये मैंने ना कैफ के अपने नोट्स के अंदर ये 3 पॉइंट्स ऐड किए हैं। एक तो आप ये जो मैंने इस डब्बे में लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है उधर बुक में, क्या लिखा हुआ आपकी? ओपनिंग डीटीएल, ओपनिंग डीटीएल ना, उसको काट के ये कर लें। ओपनिंग डीटीएल की जगह ये, और ओपनिंग डीटीए की जगह ये कर लें। ये पढ़ा जा रहा है? आप लोग करीब बैठे, उनसे तो पढ़ा जा ही रहा है। ये लाइंस पढ़ी जा रही है? वो जो इक्वेशन काटी है ना, उसकी जगह ये 3 लाइनें लिखनी है।
है, जगह नहीं है तो रजिस्टर पे लिख लें। हाँ जी, नहीं वो तो कोई भी इधर पिक्चर खींच के दे देगा, लेकिन वो इधर उधर हो जाएगा ना आपसे, वो आपसे इधर उधर हो जाना है। क्या करूँगा? F11 ज्यादा हो गया। हाँ जी, मुश्किल हो गया क्योंकि उसने ना दिसंबर 21 में ऐसा को कमाल सवाल पूछा ना कैप के अंदर कि उसने ना मेरे कॉन्सेप्ट भी सब मतलब रोशन हो गए कॉन्सेप्ट सारे। तो उसके बाद जब बड़ी तसल्ली से उस सवाल को समझा तो ये समरी बनी। कैप का पता नहीं सितंबर 21 है कि स्प्रिंग 22 है, मेरा ख्याल सितंबर 21 है। बहुत ही उसने कमाल चीज पूछ ली थी। तो फिर ये समरी मैंने पूरे रिसर्च करने के बाद ये समरी निकाली है। असल में मसला ये है कि आईएएस के अंदर ना ये चीजें नहीं लिखी हुई है। आईएएस के अंदर बस इतना लिखा हुआ है कि इफेक्ट ऑफ रेट चेंज है बस। अब वो किस तरह से हो सकता है वो कोई तजुर्बे करने के बाद ही पता चलता है। तो अब ये कैफ का एक सवाल टेस्ट हुआ, उससे मुझे भी बहुत कुछ सोचने पे मिला। उसके बाद बड़े तजुर्बे करने के बाद मैंने ये कंक्लूजन निकाला कि अगर इस साल का हम करंट टैक्स में जो रेट यूज कर रहे हैं और डेफर्ड में जो यूज कर रहे हैं वो सेम है, लेकिन पिछले साल टैक्स रेट कुछ और था। इस साल करंट की कैलकुलेशन में भी वही रेट यूज कर रहे हैं, डेफर्ड में भी वही रेट यूज कर रहे हैं, और नॉर्मली ऐसा ही होता है। यानी अब तक यही होता आया था, तो अब तक दिमाग भी यहीं तक गया हुआ था। जो इस साल डेफर्ड और करंट टैक्स के लिए रेट यूज हो रहा है वो और है, लेकिन पिछले साल टैक्स रेट और था। तो फिर वो करेंगे जो भी मिसाल में समझाया है कि ओपनिंग टेम्परेरी डिफरेंसेस के ऊपर ये टैक्स रेट चेंज लगना है। और अगर ओपनिंग टैक्सेबल डिफरेंसेस थे तो रेट बढ़ रहा है तो पॉजिटिव, कम हो रहा है तो नेगेटिव। और अगर ओपनिंग डिडक्टेबल डिफरेंस था तो बढ़ रहा है रेट तो नेगेटिव, रेट कम हो रहा है तो पॉजिटिव। क्या पॉजिटिव नेगेटिव क्या बता रहा हूँ कि डब्बे में क्या लिखना है, पॉजिटिव लिखना है कि नेगेटिव लिखना है। अगर इस साल का रेट करंट टैक्स डेफर्ड टैक्स दोनों वर्किंग में एक है, पिछले साल और था, तो फिर ये इफेक्ट ऑफ रेट चेंज ओपनिंग डिफरेंसेस पे लगना है। लेकिन अगर इस साल जो करंट टैक्स का रेट है और जो पिछले साल डेफर्ड का रेट था, यानी पिछले साल भी 30% था, इस साल करंट टैक्स का रेट भी 30% ही है, लेकिन जितने डिफरेंसेस हैं उन सबके बारे में हमें पता है कि अगले साल रेट अभी से अनाउंस है कुछ और हो जाना है। तो डेफर्ड किस पे बनाया होगा? वो तो अगले वाले रेट पे बनाया होगा। दोबारा, पिछले साल टैक्स रेट 30% था, इस साल भी 30% ही है, लेकिन अनाउंस हो गया हुआ है कि अगले साल का टैक्स रेट और होगा। तो डेफर्ड टैक्स किस पे कैलकुलेट किया होगा? इस साल का डेफर्ड टैक्स किस पे कैलकुलेट किया होगा? अगले साल वाले रेट पे। ये सितंबर 21 में कैफ में चीज टेस्ट हुई थी। तो अब की बात जो इफेक्ट ऑफ रेट चेंज लगेगा ना, वो ओपनिंग डिफरेंसेस की बजाय क्लोजिंग टेम्परेरी डिफरेंसेस पर। इसलिए मैं वो 10 पे कैलकुलेट नहीं किया था, 30 पे कैलकुलेट नहीं किया था, बाद में उसको चेंज करके 20 पे ऑर्डर दिया। नहीं, वो तो इसी साल ही नॉर्मल का रेट और डिविडेंड का रेट और था ना। मैं बात कर रहा हूं कि अभी से अनाउंस है कि इस साल रेट तो 30 था, अगले साल पे एप्लीकेबल रेट 35 होगा। है एग्जांपल ही दे रहा हूं ना कि इस साल का नॉर्मल टैक्स रेट 30% है, अभी से अनाउंस है विद इफेक्ट फ्रॉम 1 जनवरी 23 टैक्स रेट 35 होगा। तो डेफर्ड टैक्स हमने 35 पे कैलकुलेट किया होगा। डेफर्ड टैक्स फ्यूचर के रेट पे ही करते हैं, तो हमने इस साल का क्लोजिंग डेफर्ड टैक्स 35 पे किया होगा। तो अब जो इफेक्ट ऑफ रेट चेंज आना है वो क्लोजिंग डिफरेंसेस पे आना। हाँ, तो उसी साल ही की बात कर रहा हूं। और इस पर सोच विचार करने के बाद, तजुर्बे करने के बाद मुझे ये केस भी बनता नजर आया। ये एग्जाम में तो नहीं अभी तक आया, लेकिन मेरे बहुत सारे तजुर्बों के बाद ये रेट भी इजाद हुआ मुझसे। आज तक इम्तिहानों में पहला पॉइंट आया हुआ है
दूसरा पॉइंट, ऑटम 21 में कैफ में टेस्ट हुआ तो इस तरफ एक्सप्लोर हुआ, फिर तजुर्बे करने शुरू किए तो मुझे तीसरा सिनेरियो भी एक समझ आया। ये तीसरा मैंने लिख दिया। बंद कर यार, रिकॉर्डिंग बंद कर। हैं जी? अच्छा ठीक है, मैंने जो जिन फाइल पे तजुर्बे किए मैं वो शेयर कर लेता हूँ, लेकिन वो देखनी नहीं है आपने। देखनी कहाँ है आप? नहीं देखेंगे यार। नहीं, मैंने जिस फाइल पे तजुर्बे किए थे मैं कर लेता हूँ शेयर, लेकिन मुझे पता नहीं देखनी आप हैं। रहने दो ना। हाँ, जो करने वाला काम है वो होते नहीं है, और जो मैंने रिसर्च एंड डेवलपमेंट की है वो करनी है, वो देखनी है आपने। चले ठीक है, मैं कर देता हूँ अभी, मुझसे क्लास एंड पे करवा लेना शेयर, भूल जाऊंगा। हाँ जी, इसको पिक्चर नहीं क्लियर आएगी तो भेज दो ग्रुप में। प्रिंट स्क्रीन फंक्शन से होगा कि वैसे ही हो जाएगा? हो गया? नहीं सर, आपने क्रैक करी सर, अपर लेफ्ट फिर बॉटम राइट। फिर से कंट्रोल सी। हो गया ना, हो गया। चलो ठीक है जी, कर दें यार लाइट ऑन। चलो कोई बात नहीं यार, हो गया। मैं अब क्या वो पिक्चर्स में चला गया? नहीं यार, कोई नहीं आया, कोई नहीं आया पिक्चर्स में। ये मैंने वर्ड खोल के इस पे कंट्रोल वी कर दिया तो आ गया, आ गया। अच्छा चलें ठीक है, ये तजुर्बा बाद में कर लूंगा। ठीक है जी, इफेक्ट ऑफ रेट चेंज नोट हो गया पूरा। अब करते हैं प्रैक्टिस। अब इसमें ना एक सवाल अभी कराता हूं, अगली क्लास में एक और कराऊंगा, और फिर वो कंसोलिडेशन से रिलेटेड एक सवाल। यानी अब प्रैक्टिस है। IS 12 खत्म है, सच जो उसमें बताने वाली चीजें थी वो खत्म हो गया। अब कंसोलिडेशन से रिलेटेड एक दो चीजें बतानी है, अदरवाइज IS 12 खत्म। एक सवाल अभी कर लेते हैं, बाकी एक या दो कल कर लेते हैं। अभी पढ़ लीजिए आप, क्वेश्चन 6 पढ़ लें पास्ट पेपर्स में। पास्ट पेपर्स का क्वेश्चन 6 यानी जून 18। एलिफेंट लिमिटेड है, क्या बोलते हैं? खोता सो पता नहीं।
नाराज हो? ठीक है जब हाँ जी पढ़ लिया तो मैं करूं। चलें जी रिकॉर्ड टाइम में सॉल्व करते हैं इसको। आप अच्छा सवाल की रिक्वायरमेंट है टैक्सेशन का नोट भी और डेफर्ड टैक्स वाला नोट भी, यानी वो जो डेफर्ड टैक्स का टेबल बताया था वो भी और टैक्स का नोट भी है। 10:30 नहीं 10:25 तक बस देखना रिकॉर्ड टाइम में। जो रिकॉर्ड हो रहा है ना, हाँ तो रिकॉर्ड टाइम में हो रहा है सवाल सॉल्व है। नहीं ये रिकॉर्ड हो रहा है ना, टाइम रिकॉर्ड हो रहा है। नोट बनाना है और मेरा ख्याल है कि एक पेज पे आ ही जाएगा वैसे। नहीं टैक्स रिलेशनशिप डब्बा, चलें 1-1.5 पेज लग जाएगा। करंट टैक्स रुपीज मिलियन, अकाउंटिंग प्रॉफिट कितना 103। पॉइंट नंबर 1 हो गया। पॉइंट नंबर 2 डोनेशन है ऐसी जिसपे टैक्स वालों ने डिडक्शन अलाउ नहीं करनी तो ऐड बैक कर दें, और 30 मिलियन ऐसे एक्सपेंसेस आ रहे हैं जो टैक्स वाले कैश बेसिस पे अलाउ करेंगे तो इनको भी ऐड कर देते हैं। तो एक डोनेशन हो गई कितनी 12, और एक कुछ एक्रूड एक्सपेंसेस हो गए 30। पॉइंट नंबर 3 अदर इनकम में 10 मिलियन की गवर्नमेंट ग्रांट ऐसी आ रही है जिसको टैक्स वालों ने माफ कर दिया, एग्जेम्प्ट है, और डिविडेंड ऐसा आ रहा है जिसको टैक्स वालों ने 10% लगाना है। तो गवर्नमेंट ग्रांट एग्जेम्प्ट है वो निकाल देते हैं, कितनी 10, और डिविडेंड इनकम भी फिलहाल निकाल देते हैं क्योंकि इस पे अलग से रेट लगना है। अलग किधर, अलग किधर नहीं तो इसमें शामिल है ना, इसमें से निकाल रहे हैं ना।
ताकि बाकी पे नॉर्मल लगाएं और उस पे 10 लगा दें। पॉइंट नंबर 4, अकाउंटिंग डेप्रिसिएशन टैक्स डेप्रिसिएशन से 20 ज्यादा है तो एक्सेस अकाउंटिंग डेप्रिसिएशन। जी जी, क्या क्या क्या? ठीक है, नहीं बिल्कुल भी हैंडल नहीं होगी। ये तो फॉर द ईयर डेप्रिसिएशन है, पीपी में फॉर द ईयर डेप्रिसिएशन तो नहीं होती। ये फॉर द ईयर डेप्रिसिएशन है। जो बात आप कहना चाह रहे हैं ना वो है अगर बिजनेस का पहला साल हो सवाल पे तो आप कॉस्ट को कुछ अज्यूम कर लें। जो बात आप कैफ की कहना चाह रहे हैं ना वो तब हो सकती है अगर बिजनेस का पहला साल सवाल में नजर आ रहा है तो फिर आप कॉस्ट को 100 200 500 अज्यूम कर लें जब इस तरह का मामला हो तो। अदरवाइज आप फॉर द ईयर को अगर अकाउंटिंग डेप्रिसिएशन आप रख ले 120, टैक्स डेप्रिसिएशन 100 आ जाएगी तो इसका टैक्स बेस और कैरिंग अमाउंट में तो कुछ नहीं कर सकेंगे आप। ये तो फॉर द ईयर है, पता नहीं पीपी में कितना डिफरेंस है। एक्सेस अकाउंटिंग डेप्रिसिएशन को यहां ऐड कर दिया। पॉइंट नंबर 5, पॉइंट 5, ये वो है जो कल बात बताई थी कि इस साल ये ओसीआई में जा रहा है तो इसको हमने फिर वो डेफर्ड टैक्स साथ ही क्रेडिट कर देना है। ये वो वाली चीज है, ये काम आएगी डेफर्ड टैक्स के नोट बनाते हुए। अभी इसका क्या करना है? कुछ भी नहीं, क्योंकि ये तो ओसीआई में गया है गेन, तो पीबीटी में तो उसका कोई काम नहीं है। अगर होता ना कोई लॉस रिवर्स हुआ होता, पीएनएल में आया होता, फिर हम इसको यहां से लेस करते। तो ये वो चीज है जो कल ओसीआई बताई थी, तो इसको डेफर्ड टैक्स का नोट बनाते हुए लिखेंगे। ठीक है, पॉइंट नंबर 6, IFRS 2। 5000 ऑप्शन हैं, 12 लोग हैं और इनको सर्विस कंडीशन दी है 2 साल की, तो वेस्टिंग पीरियड हो गया 2 साल। 31 दिसंबर 17 पे खड़े हैं हम और हमारा बेस्ट अंदाजा है कि 2 लोगों ने छोड़ देना है। तो हम लोगों ने IFRS 2 में कैलकुलेशन करते हुए अल्टीमेटली उन फिगर्स तक बेस्ट एस्टीमेट पहुंचना होता है जो अल्टीमेटली होंगी एक्सरसाइज। तो 12 लोग हैं बेशक, लेकिन 2 ने छोड़ जाना है, तो हम 10 के ऊपर कैलकुलेशन करेंगे। 10 लोग, 5000 ऑप्शंस, लेकिन वैल्यू कौन सी? कब की फेयर वैल्यू? हाँ जी, अच्छा चलें, अभी मैं कर क्या रहा हूं, अभी हम क्या कर रहे हैं सर? अभी हम करंट टैक्स निकाल रहे हैं। क्या अभी 2017 में टैक्स डिडक्शन मिलेगी इनके ऊपर कोई? वो तो 18 में मिलेगी। तो अभी हम क्या करें, जो अकाउंटिंग IFRS 2 के मुताबिक एक्सपेंस बनाया हुआ है उसको एड बैक कर रहे हैं। तो अकाउंटिंग में जो IFRS 2 के मुताबिक किया हुआ है तो उसमें क्या फिगर ली हुई है? 20 रुपए लिया है, 180 लिया है, 150 लिया है, क्या लिया है? ग्रांड डेट वाली फेयर वैल्यू। तो हमने ये IFRS 2 अप्लाई किया होगा 180 को यूज करके, तो जो हमने किया होगा वो उड़ा देते हैं। जो हमने शेयर ऑप्शंस का एक्सपेंस बनाया होगा, शेयर ऑप्शंस जो हमने IFRS 2 वाली अकाउंटिंग की हुई है, हमने किया होगा 5000 ऑप्शंस हैं, 10 बंदे हैं, ग्रांड डेट की फेयर वैल्यू 180 है और 1/2 4.5। पॉइंट नंबर 6 का बाकी काम डेफर्ड टैक्स में आएगा। पॉइंट नंबर 7, इसका क्या करना? पॉइंट 7 का कन्वर्टेबल, एक तो इसका डेफर्ड टैक्स का मसला आएगा, दूसरा जो अकाउंटिंग में एक्सपेंस आना है वो तो लायबिलिटी कंपोनेंट पे इफेक्टिव रेट करके आना है, जबकि टैक्स वालों ने जो डिडक्शन अलाउ करनी है वो अलाउ करेंगे टोटल अमाउंट। ये कैसे पता टोटल अमाउंट? क्योंकि टैक्स वालों ने डिडक्शन वही अलाउ करनी है जो ऑफिशियली पेमेंट होनी है। तो ऑफिशियली पेमेंट होनी है कूपन रेट, और ये बात उन्होंने लिखी भी हुई है कि टैक्स अथॉरिटीज डू नॉट अलाउ एनी डिडक्शन फॉर द इंप्यूटेड डिस्काउंट ऑन लायबिलिटी कंपोनेंट। यानी जो हमने IFRS 9 के मुताबिक, नहीं IAS 32 के मुताबिक लायबिलिटी कंपोनेंट निकाला होगा और उसके ऊपर जो हम लोग इफेक्टिव रेट वाली अकाउंटिंग कर रहे होंगे वो नहीं अलाउ करते। क्या अलाउ करेंगे? वो जो कूपन है वो अलाउ करेंगे।
तो हमने क्या एक्सपेंस बनाया होगा, इसके लिए तो I-32 वाली अकाउंटिंग करनी पड़ेगी। टोटल लोन कितना, टोटल TFCs बनेंगे 1.5 मिलियन, 100 रुपए का एक, तो 150। जबकि लायबिलिटी कंपोनेंट कितना, ये कैसे निकलेगा? कॉन्ट्रेक्चुअल कैश फ्लोस की डिस्काउंटिंग मार्केट रेट पे, मार्केट रेट कितना 12%, तो कॉन्ट्रेक्चुअल कैश फ्लोस हैं 10%, कितने साल तक, 18, 19, 20, 17, 18, 19, 20, 4 साल है। कॉन्ट्रेक्चुअल कैश फ्लोस की डिस्काउंटिंग करेंगे 12% पे, तो लायबिलिटी कंपोनेंट आ जाएगा 150 मिलियन, हर साल 10%, यानी 15 मिलियन। इस पे लगेगी एन्युटी डिस्काउंटिंग 1 माइनस 1.12 पावर माइनस 4.12, और एंड पे 150 मिलियन वापस, इस पे लगेगी सिंगल अमाउंट डिस्काउंटिंग। कॉन्ट्रेक्चुअल कैश फ्लोस की मार्केट रेट पे डिस्काउंटिंग, I-32 कॉन्ट्रेक्चुअल कैश फ्लोस की मार्केट रेट पे डिस्काउंटिंग, तो ये लायबिलिटी कंपोनेंट निकलेगा कितना 140 पॉइंट, तो इक्विटी कंपोनेंट आ गया 9 पॉइंट, ये आ गया इक्विटी कंपोनेंट। और अभी ही यही बना लेते हैं इसी के साथ ही लायबिलिटी कंपोनेंट का इफेक्टिव इंटरेस्ट रेट के ऊपर टेबल। स्टार्टिंग पॉइंट 140.89, 31 दिसंबर 17, ये इफेक्टिव वाला रेट, ये टेबल किस इफेक्टिव रेट से बनेगा 12। टोटल TFCs की अमाउंट में से इक्विटी कंपोनेंट निकालने का तरीका होता है कि लायबिलिटी कंपोनेंट को यानी कॉन्ट्रेक्चुअल कैश फ्लोस को मार्केट रेट पे डिस्काउंट करें और फिर उसी मार्केट रेट से इसका टेबल बनाएं। तो 12% 16.91, जबकि कॉन्ट्रेक्चुअल कैश फ्लो 15, दिस प्लस दिस माइनस दिस, $142.80। हम 17 का सवाल कर रहे हैं, तो ये टेबल इतना काफी है। करंट टैक्स में क्या करूं, हमने इसको एक्सपेंस बनाया हुआ है, टैक्स वालों ने इसकी डिडक्शन अलाउ करनी है, तो इंटरेस्ट एक्सपेंस जो हमने बनाया हुआ है वो ऐड बैक कर देते हैं 16.91, और जो कूपन पेमेंट टैक्स वालों ने अलाउ करनी है वो लेस कर देते हैं 15। ये है 0.7। पॉइंट नंबर 8, ये क्या है, ओपनिंग डेफर्ड टैक्स है, 0.9 टैक्स रेट है। करंट टैक्स में और क्या आएगा, ये जो ओपनिंग आपको डेफर्ड टैक्स दिया हुआ है इसके टेबल में नजर आ रहा है कि पिछले साल कैरिड फॉरवर्ड टैक्स लॉसेस थे, तो चूंकि वो कैरिड फॉरवर्ड थे पिछले साल, तो इस साल वो ब्रॉट फॉरवर्ड लॉस बन के यहां से लेस होगा 85। अगर इस सारी वर्किंग का आंसर नेगेटिव आ गया तो करंट टैक्स नहीं बनेगा, लेकिन वो जो नेगेटिव आंसर आएगा वो कैरिड फॉरवर्ड लॉस होगा और डेफर्ड टैक्स की वर्किंग में जाएगा। कितना आ गया 72.41। इसके ऊपर टैक्स नॉर्मल वाला लगेगा, यानी 72.41 पे 30%, कितना 72, और डिविडेंड वाले पे 10%, 0.4। तो करंट टैक्स फॉर करंट ईयर बन गया 22.1। ये करंट टैक्स है, ठीक। चलिए, रिकॉर्ड टाइम में करंट टैक्स हो गया। अब डेफर्ड टैक्स पे आते हैं।
करंट टैक्स ओके। है नहीं करने दें। Deferred tax. Carrying amount, tax base, difference, rate और DTL या DTA। जी सबसे पहले कोई एसेट लायबिलिटी, पॉइंट नंबर 1, पॉइंट नंबर 2। जी पॉइंट नंबर 1 पीबीटी है। पॉइंट नंबर 2 ये एक्रूड एक्सपेंसेस, ये लायबिलिटी में आके लिखता हूं। पॉइंट 3 हाँ जी इसमें कोई एसेट लायबिलिटी नहीं, कुछ नहीं है। एक गवर्नमेंट ग्रांट की इनकम है और एक डिविडेंड की इनकम है। कहीं ऐसा तो नहीं कहा कि डिविडेंड रिसीवेबल है। पॉइंट नंबर 4 जी पीपीई, और ये वही बिल्कुल कल जैसा पॉइंट है। मुझे असल में मैंने कैप का सवाल कल कराया था ना, वो सवाल को देख के मुझे लगता है कि वो इसी सवाल से इंस्पायर होकर बना था। पीपीई करते हैं। पीपीई के बारे में बस इतना पता है कि अकाउंटिंग डेप्रिसिएशन इससे ज्यादा है, और उसके अलावा जिक्र है पॉइंट नंबर 5 में रिवैल्यूएशन का, और उसके अलावा जिक्र है पॉइंट नंबर 8 में ओपनिंग डिफरेंस। तो ये बिल्कुल वही डिफरेंस वाला जो कल पॉइंट बताया था ना, वही है। हमें डिफरेंस पता है, बीडी डिफरेंस कितना था 33.25, पॉजिटिव नेगेटिव है। ये डिफरेंस ही टैक्स है। डिफरेंस कितना था 95 था। डिफरेंस 95 था, ब्रैकेट में लिखा हुआ पॉजिटिव नेगेटिव। पॉजिटिव क्योंकि डीटीएल था, वैसे भी पॉजिटिव लिखा हुआ है, डीटीएल था। है जी 95 डिफरेंस तो 95 था। कल वाले सवाल में 33 ही बताया था, उससे रिवर्स चले थे, तो अब ब्रैकेट में बता दिया 95 है। डेप्रिसिएशन अकाउंटिंग की टैक्स से ज्यादा है, प्लस माइनस। अकाउंटिंग की ज्यादा है तो अकाउंटिंग वाला साइन। डिस्पोजल कोई नहीं है। एडिशन कोई नहीं है। रीवैल्यूएशन कितनी, और ये कैरिंग अमाउंट ही रीवैल्यू हुई होगी, टैक्स बेस तो रीवैल्यू नहीं हुई होगी, तो वही यहां पर कैरिंग अमाउंट में 60 रीवैल्यू। तो दिस माइनस दिस, तो क्लोजिंग डिफरेंस आ जाएगा 135। ये क्लोजिंग डिफरेंस आ गया। अच्छा चले ये ले, चले ये ले। अकाउंटिंग डेप्शन 120 कह रहे थे आप, ये ले 120। टैक्स डेप्रिसिएशन 100। तो डिफरेंस वाले कॉलम में क्या आएगा, दिस माइनस दिस,
20 नेगेटिव। अब ये 135 डिफरेंस की अमाउंट आ गई, कैरिंग अमाउंट टैक्स बेस ना सही, डिफरेंस की अमाउंट आ गई। और कोई एसेट? पॉइंट नंबर 4 5 डन। पॉइंट नंबर 6 ये एसेट है, ये वही अभी जो पढ़ा है एतरामन एसेट। कैरिंग अमाउंट 0, टैक्स बेस 5000 ऑप्शंस, 10 बंदे, ईयर एंड पे खड़े होके अपडेट करना है। कितने पे? 150 पे। श्योर। टैक्स वालों ने किसकी डिडक्शन देनी है? टैक्स वालों ने किस चीज की डिडक्शन देनी है? इंट्रिंसिक वैल्यू की। एज पर टैक्स लॉज इंट्रिंसिक वैल्यू ऑफ शेयर ऑप्शन ऑन एक्सरसाइज डेट इज एप्लीकेबल। तो इंट्रिंसिक वैल्यू होती है शेयर की मार्केट वैल्यू माइनस एक्सरसाइज प्राइस। तो 31 दिसंबर पे शेयर की फेयर वैल्यू 150 और एक्सरसाइज प्राइस 20, यानी इंट्रिंसिक वैल्यू हो गई 130। तो टैक्स बेस निकालने के लिए हमें ईयर एंड की अपडेटेड वैल्यू लेनी है। कौन सी अपडेटेड वैल्यू? वो सवाल वाला बताएगा टैक्स ने किस चीज की डिडक्शन अलाउ करनी है। तो उसमें लिखा हुआ है कि इंट्रिंसिक वैल्यू अलाउ करेंगे। तो इंट्रिंसिक वैल्यू होती है शेयर की फेयर वैल्यू माइनस ऑप्शन की एक्सरसाइज प्राइस, तो वो 130 बनती है, और इनटू 1/2। हम 17 पे खड़े हैं, 18 की तो है ही नहीं सवाल में कहीं। 18 की तो नहीं है। 18 तो उन्होंने वैसे कहा कि 2 लोग छोड़ जाएंगे। अगर 18 की वैल्यू दी होती तो हम जरूर 18 वाली ले लेते। नहीं दी होती, वैसे हमें क्या पता 18 की फेयर वैल्यू क्या है। तो हमने ना हर साल फिर उसको अपडेट करते जाना। कितना आ गया? 3 पॉइंट बस। अच्छा वो 4.5 था। और कोई एसेट? पॉइंट नंबर 4 5 6 बस। अब लायबिलिटीज पे आते हैं। पॉइंट नंबर 2 एक्रूड एक्सपेंसेस। कैरिंग अमाउंट कितनी 30 और टैक्स बेस 0, क्योंकि टैक्स वालों ने इसकी रिलेटेड एक्सपेंसेस की डिडक्शन कैश बेसिस पे देनी है। पॉइंट नंबर 3, पॉइंट नंबर 4, पॉइंट नंबर 5, पॉइंट 6, पॉइंट 7 टीएफसीज। टीएफसीज की कैरिंग अमाउंट कितनी? ये। और टैक्स बेस फॉर टैक्स पर्पजेस तो ये टीएफसी 150 गई है, तो टैक्स बेस 150, ये 142, 142.8 150। वो उठा के ले जाएंगे यार नेक्स्ट ईयर 9/11 बोलोगे तो। हाँ जी, ये चीज अलाउ नहीं करेंगे। कॉन्ट्रैक्चुअल नहीं, देखें टैक्स पर्पसेस के लिए ये टीएफसीज कितनी वैल्यू के हैं? 150 के, तो टैक्स बेस 150 है। और कोई एसेट लायबिलिटी?
अच्छा, ये जो कन्वर्टेबल है ना, इनकी टैक्स बेस यही टोटल अमाउंट ही है। मैं वैसे अभी वो फार्मूला चेक कर रहा था कि अगर जो टैक्स बेस का फार्मूला बताया हुआ है उससे अगर 150 निकालना हो तो वो मैं भी कर रहा हूँ कोशिश, वो भी किसी नतीजे पे नहीं पहुंच पाया। बहरहाल सवाल पूरा कर लूँ तो टैक्स बेस इनकी ये पूरी 150 है। उस फार्मूले से जो टैक्स बेस का फार्मूला है उसे 150 कैसे आ रही है वो मैं भी साथ साथ तजुर्बे कर रहा हूँ। हाँ, याद कर लें। और कोई को कैरी फॉरवर्ड लॉस कैरिंग, ये तो डिफरेंस ही है। ये एसेट है, कैरिंग अमाउंट माइनस टैक्स बेस, ये लायबिलिटीज है 7.2 पॉजिटिव। टैक्स रेट सब पे ही 30 है कि 35 है, 30 है, तो सब पे 30 है। कितना 40.5 0.98 9 2.16 कितना, ठीक है। अच्छा, डेफर टैक्स एक्सपेंस फॉर द ईयर जरूर निकालता मैं यहां से आगे, लेकिन चूंकि डेफर टैक्स का नोट मांगा हुआ है तो उसको बनाते बनाते ही निकल आना है, बजाय इसके कि मैं यहाँ पर टी अकाउंट की वर्किंग करूं। जब डेफर टैक्स का वो टेबुलर नोट बनाएंगे तो वहीं से ही निकल आना है डेफर टैक्स एक्सपेंस फॉर द ईयर। पी&एल वाला कॉलम निकल आएगा वहां से, तो इसलिए टी अकाउंट बनाने की जरूरत नहीं है। अगर वो डेफर टैक्स का नोट ना मांगा होता तो जरूर मैं यहाँ पर टी अकाउंट बना के टैक्स एक्सपेंस निकालता। तो करंट टैक्स एक्सपेंस निकल आया, डेफर टैक्स के लिए डेफर टैक्स का नोट बना के ही सॉल्व हो जाएगा। सवाल की रिक्वायरमेंट है डेफर टैक्स का नोट और टैक्स एक्सपेंस का नोट। डेफर टैक्स का नोट, इसका तरीका यह है कि ओपनिंग बैलेंस, recognized in equity, OCI और P&L और क्लोजिंग बैलेंस है। हाँ, ऐसे ही ना लिखें, ये नहीं लिखते। डेफर्ड टैक्स comprises of deferred tax liability, deferred tax asset। कैसे पता चलेगा क्या क्या है? जो जो लाइन आइटम्स पॉजिटिव आ रही हैं डेफर्ड टैक्स में वो यहां, और जिन जिन लाइन आइटम्स में नेगेटिव आ रहा है वो डीटीए में। ओपनिंग में जितनी लाइन आइटम्स थी उनमें एक पॉजिटिव थी और एक नेगेटिव थी, तो वो जो पॉजिटिव थी वो यहां, जो नेगेटिव थी वो डीटीए में। क्लोजिंग में कितनी है? दो पॉजिटिव हैं तो दो लाइनें यहां और दो लाइनें यहां।
पीपीई ये पॉजिटिव था, और क्या पॉजिटिव है? टीएफसीज। डीटीए में एक्रूड एक्सपेंसेस ये नेगेटिव है, एम्प्लॉय कॉस्ट नेगेटिव है, और साल के शुरू में, अच्छा इसको एम्प्लॉय कॉस्ट भी कह सकते हैं, इसको आप शेयर ऑप्शंस भी लिख सकते हैं, मकसद तो रेफरेंस देना है, और कैरिड फॉरवर्ड लॉस। तो ओपनिंग बैलेंसेस में भी जितनी लाइन आइटम्स थी वो इन दो हिस्सों में बांट के, और क्लोजिंग बैलेंस में भी जो लाइन आइटम्स हैं इन दो में बांट के। ओपनिंग क्या क्या था? अच्छा चले, आपके पास तो लाइनें हैं हैं क्या जी? मेरी ड्राइंग बहुत अच्छी थी। चले, ओपनिंग क्या क्या है? पीपीई में 33.25 पॉजिटिव और 29 पॉइंट नेगेटिव, और टोटल हो गया 3 पॉइंट, ये टोटल हो गया। क्लोजिंग क्या है पीपीई में जी? 40.5 पॉजिटिव, टीएफसीज में 2.16 पॉजिटिव, एक्रूड एक्सपेंस में 9 नेगेटिव, शेयर ऑप्शंस में 0.98 नेगेटिव, और लॉसेस खत्म हो गए। टोटल 32.68। ड्यूरिंग द ईयर एक है रिवैल्यूएशन, उसमें ओसीआई वाला जो गेन गया होगा उसका डेफर्ड टैक्स, वो यहां कहां लिखूं? कितना रिवैल्यूएशन वाला? कितना? 60 का 30%। पॉजिटिव लिखूं नेगेटिव लिखूं? पॉजिटिव, क्योंकि हमने किया होगा पीपीई डेबिट, सरप्लस क्रेडिट और डेफर्ड टैक्स क्रेडिट 18, ये किया होगा हमने, तो पॉजिटिव क्रेडिट हो रहा है यहां पॉजिटिव। और इसके अलावा ये कल बताई थी बात, इनिशियली पहले ही दिन जो लायबिलिटी की कैरिंग अमाउंट है और जो टैक्स बेस है पहले दिन इनिशियली, उसमें कितना डिफरेंस आ रहा है? इतना। ये डिफरेंस इस इक्विटी कंपोनेंट की वजह से आ रहा है, तो जो इनका डेफर्ड टैक्स बनेगा वो भी इसी में ही जाके डेबिट या क्रेडिट, डेबिट या क्रेडिट, डेबिट होना है कि क्रेडिट होना है? वो असल में एंट्रीज बहुत ज्यादा थी ना, और कल छुट्टी का टाइम हो रहा था, तो किसी ने ना एंट्रीज देखी ना वर्किंग देखी। प्रैक्टिस क्वेश्चन 11 देखें, प्रैक्टिस क्वेश्चन 11 पूरा पेज था एंट्रीज का, आखिर में वर्किंग 1 थी, अगले पेज पे वर्किंग 2 थी, तो घड़ी और वर्किंग में से कोई एक चीज ही देख सकते थे। प्रैक्टिस क्वेश्चन 11 का सॉल्यूशन देखें। हाँ जी, पहले ही दिन जो इक्विटी कंपोनेंट में क्रेडिट जाना था, यानी ये सरप्लस की तरह ये भी इक्विटी में नेट जाके बाकी डेफर्ड टैक्स क्रेडिट, ये कल की क्लास की आखिरी कलमात में से है। ओसीआई वाली फिगर, चले इसको रट्टा लगा लेते हैं, ओसीआई वाली फिगर तो पॉजिटिव नेगेटिव हो सकती है, पॉजिटिव है तो गेन है तो पॉजिटिव लिखेंगे, लॉस है तो नेगेटिव लिखेंगे। टीएफसीज की इक्विटी कंपोनेंट वाली फिगर पॉजिटिव यानी है,
देखें जो फिगर ओसीआई में जानी है उसका टैक्स भी वहीं जाना है। तो अगर वो गेन है, चाहे रिवैल्यूएशन गेन है, चाहे फेयर वैल्यू थ्रू ओसीआई वाला ओसीआई गेन है, तो यहां पॉजिटिव। रिवैल्यूएशन लॉस है या फेयर वैल्यू लॉस है, यहां नेगेटिव। लेकिन टीएफसीज में यानी कन्वर्टेबल्स में इक्विटी वाले कॉलम के अंदर पॉजिटिव ही आना है। कितना पॉजिटिव आना है? 9.11 का 30%, 2.73। बस ये हो गया पूरा। ये 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0। अब आपने इन लाइनों की बैलेंसिंग करनी है। बैलेंसिंग कैसे करेंगे? क्लोजिंग में से इन सब को रिवर्स कर दें। क्या मतलब रिवर्स कर दें? पॉजिटिव फिगर है तो माइनस कर दें, नेगेटिव फिगर है तो प्लस कर दें। क्लोजिंग कॉलम में से इन सब को रिवर्स कर दें। तो दिस माइनस 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 10.75 नेगेटिव, दिस माइनस 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 0.57 नेगेटिव, दिस माइनस 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 9 नेगेटिव। ये भी ऐसे ही आ जाएगा। ये दिस माइनस 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 29.7। पी एंड एल वाला कॉलम निकलेगा क्लोजिंग में से ये तीनों कॉलम रिवर्स कर दें। जबानी याद रह जाएगी बात ना। इसका टोटल करिए 8 पॉइंट पॉजिटिव, इसका टोटल 2.73 और इसका टोटल 18। ये डेफर्ड टैक्स का नोट है और यहीं से हमें ये डेफर्ड टैक्स एक्सपेंस की फिगर मिल गई। दस 25 मैंने अंदाजा नहीं कहा था वैसे। सुबह 8 बजे पहुंच जाएंगे हैं? नहीं नहीं 8 बजे। टाइम पे आ जाना यार, है मेरा वेट करना है, मेरा वेट कर लेना मैक्सिमम क्या 8 बजे, 1 घंटा वेट कर लेना। अगर मैं 10 बजे तक ना आया तो 11 बजे चले जाना है। नहीं नाश्ता मैं करके आऊंगा सीधा कर ला। यार मैं तो खाना खिलाने को तैयार था, आप लोगों ने टाइम ही नहीं बनने दिया। हाँ जी यार सुबह और 2 सवाल रखे हैं मैंने। टैक्स का नोट, टैक्स का नोट करंट टैक्स और प्रायर ईयर है। क्या कर रहे हैं हम इधर? करंट टैक्स फॉर प्रायर ईयर है? यस सर है। नहीं है भाई, नहीं है। कितना करंट टैक्स निकाला? 22.12। डेफर्ड टैक्स का डब्बा, इफेक्ट ऑफ रेट चेंज है जी है। नहीं नहीं डिविडेंड नहीं, इफेक्ट ऑफ रेट चेंज पिछले साल और था, इस साल और है, वो वाला इफेक्ट ऑफ रेट चेंज और रिलेटिंग टू डिफरेंसेस फॉर द ईयर। ये कहां लिखना है? 8.45। ये डेफर्ड टैक्स के डब्बे का टोटल है। इफेक्ट ऑफ रेट चेंज कैसे निकालें? इस साल का करंट टैक्स भी हमने 30 पे किया है, डेफर्ड टैक्स भी 30 पे ही किया है, लेकिन ओपनिंग जो था वो 35 पे था। तो फिर ओपनिंग डिफरेंसेस पे
देखें ओपनिंग डिफरेंसेस, एक 95 था और एक 85 था। ये हो गए ओपनिंग डिफरेंसेस इनटू 5%। चेंज जो आया है कितना? 0.5। पॉजिटिव लिखूं नेगेटिव लिखूं? क्यों? टैक्सेबल डिफरेंसेस थे और रेट कम हो गया तो नेगेटिव। और इस डब्बे को बैलेंस करें, ये बैलेंस वाली लाइन है 8.95। ये हो गया टैक्स एक्सपेंस 30.57। इसी नोट का हिस्सा है रिलेशनशिप बिटवीन अकाउंटिंग प्रॉफिट एंड टैक्स एक्सपेंस। है? हाँ बस खत्म हो गया सवाल, देखें 5 मिनट रह गए बस। यार आप लोगों को बड़ा शौक है पढ़ने का, है? नहीं अब सी फैब क्या कैफ क्या बैठे रहते हैं बच्चे, मैं देखता हूँ बैठे ही रहते हैं। अभी मैं शाम को कॉस की क्लास का टाइम मेरा 3:45 था खत्म का, 4:10 पे छोड़िए मैंने कहा बच्चे बैठे रहे। इतना शौक है कॉम को पढ़ने में, है? रिलेशनशिप बिटवीन अकाउंटिंग प्रॉफिट एंड टैक्स एक्सपेंस। अकाउंटिंग प्रॉफिट 103, इस पे लगा देंगे टैक्स 30%, 30.9। इफेक्ट ऑफ रेट चेंज ये एज इट इज आ जाएगा। .5। और इन रिकंसाइलिंग आइटम्स में से क्या क्या है? कोई एग्जेम्प्ट इनकम, कोई इनएडमिसिबल एक्सपेंस, डिविडेंड पे लोअर रेट है, डोनेशन एग्जेम्प्ट है और गवर्नमेंट ग्रांट। हाँ जी, हाँ जी, क्या क्या चीजें हो गई जी? वो डिविडेंड इनकम पे लोअर रेट आ गया। 4 मिलियन पे क्या करूं? 20% लगा के ऐड लेस। इस पे 30 लग गया है जबकि डिविडेंड पे असल में 10 लगा है तो लेस। डोनेशन नहीं अलाउड। कितना? 12 पे 30% लगा के ऐड। और गवर्नमेंट ग्रांट थी एक, वो एग्जेम्प्ट थी। कितना? 10 पे 30 लेस। और हाँ जी देखें टैली हो रहा है? हाँ जी नहीं हो रहा, करें तो सही। क्या? बिल्कुल ऐसे ही है। हाँ ये तो आप देखें, मैंने कहा था कि वो चीजें जो करंट टैक्स से भी रिवर्स कर दी और डेफर्ड टैक्स में भी नहीं आई, वो है यहाँ पर। तो डोनेशन हमने रिवर्स कर दी, डोनेशन पे कोई डेफर्ड टैक्स भी नहीं बना। एग्जेम्प्ट इनकम हमने रिवर्स कर दी, उस पर कहीं पर डेफर्ड टैक्स भी नहीं बना। और कुछ वो आ गई, लेकिन ये टैली नहीं हो रहा है जी। शेयर ऑप्शंस पे गौर करें, कुछ गौर करें उस पर।
करंट टैक्स की वर्किंग, डेफर्ड टैक्स की वर्किंग दोनों देखें और उस पर गौर करें। एक तो बात सही है, बाची शेयर ऑप्शन गई है तो है तो कुछ उसी में ही, लेकिन क्या दो बंदे और नहीं हमने तो 10 बंदों की है कैलकुलेशन। हाँ नहीं, बात 180 की नहीं है, सीधी सीधी वैल्यूज है आपके पास। हमने अकाउंटिंग में एक्सपेंस 4.5 रिकॉर्ड किया हुआ है, जबकि डेफर्ड टैक्स की कैलकुलेशन में टैक्स डिडक्शन हमने सिर्फ 3.25 की ली है। तो जो बाकी 1.25 है ये ऐसे ही है जैसे इनएडमिसिबल चीज। ये आपको कैसे पता चलना था? पहला ही सवाल किया ना, ये आपने पहला ही सवाल किया, मैंने शेयर ऑप्शंस का पहला ही सवाल कराया आपको सामने, अब पता चल जाएगा। ये वही इनएडमिसिबल वाली चीज आ गई जिस वजह से डोनेशन किया है ना, ये वही चीज आ गई। टैक्स डिडक्शन किसकी मिलनी है? 3.25 की, हमने एक्सपेंस बनाया है 4.5। देखें डेफर्ड टैक्स की वर्किंग में हमने यही तो कैलकुलेट किया है कि टैक्स में डिडक्शन 3.25 की मिलनी है, जबकि हमने फॉर द ईयर एक्सपेंस बनाया हुआ है 4.5। तो वो जो ज्यादा एक्सपेंस बनाया हुआ है तो वो इनएडमिसिबल जैसी चीज है, वो भी यहां ऐड हो जाएगा। तो शेयर ऑप्शन में ये अब पढ़ ली ना शेयर ऑप्शन, तो अब पता लग गया, बस कॉन्सेप्ट वही है, लेकिन शेयर ऑप्शंस अब आई हैं सामने। तो 4.5 हमने बनाया हुआ है, टैक्स डिडक्शन सिर्फ 3.25 है, तो इस बाकी पे 30 लगा के, ये बिल्कुल इनएडमिसिबल जैसी चीज है। ये ऐसे ही है जैसे हमने एक बिल्डिंग खरीदी और उस पर डेप्रिसिएशन टैक्स वालों ने बस इतनी अलाउ करनी है, बाकी नहीं अलाउ करनी। या कह लें कि हमने रिसर्च कॉस्ट इनकर की 4.5, टैक्स वाले कहते हैं नहीं आपके कागज पूरे नहीं है, हम आपको सिर्फ इतनी अलाउ करेंगे, तो बाकी इनएडमिसिबल टाइप चीज होगी। कितनी पॉइंट इंशाल्लाह टैली होगा 30.57। 2 मिनट में लेट हो गया, 10:25 10:27 हो गए, नहीं 2:27 हुए असल में। ये था कितने नंबर का सवाल है? 17 नंबर का सवाल। दिसंबर 21 में 20 नंबर का सवाल आया था इंशाल्लाह। चलें यार आज सुनाई देता हूं, इतने दिन से नहीं सुनाया था। अच्छा, हम कुछ अपने फ़राइज़ के बारे में ना कुछ ऐसे जज्बाती हो जाते हैं कि उसमें हमें एहसास नहीं हो पाता कि दूसरों के लिए हम तकलीफ का बाइस बन रहे होंगे। ऐसी कई मिसालें हमारे सामने हैं, जैसे जुम्मे की नमाज पढ़ने के लिए, क्योंकि अवाम हफ्ते में एक ही नमाज पढ़ती है ना जुम्मे की, तो जुम्मे की नमाज पढ़ने आते हैं मस्जिद, तो उसमें फिर ये होता है कि ये हम नमाज पढ़ने आए हैं, नमाज पढ़ने आए हैं, अब वो गाड़ी खड़ी करनी है, बाइक खड़ी करनी है, तो इस चीज़ का एहसास नहीं होता कि हम कहीं गली ब्लॉक तो नहीं कर रहे। मैं ये बात नहीं कर रहा कि नमाजी इतने ज़्यादा बढ़ गए कि मस्जिद से बाहर सफ़े बिछानी पड़े, ये और मसला है। ये तो हरम में भी, खाने काबा में जुम्मे वाले दिन इतने नमाजी होते हैं कि बाहर रोड्स तक चली जाती है, ये और बात है। वो तो एक नोन फैक्ट है, वो एक नोन चीज़ है कि जुम्मे का टाइम है, वो उस इलाके के लोगों को पता लग जाता है। उस टाइम के अंदर इतने नमाजी होंगे कि सड़कों पे सफ़े आ जाएंगी, कोई मसला नहीं, ये और चीज़ है। लेकिन मैंने अगर जुम्मे की नमाज पढ़ने जाना है और मैं किसी के दरवाजे के आगे गाड़ी खड़ी करके चला जाऊं क्योंकि मेरी जमात का टाइम हो रहा है जी, अब उस घर वाले को मैंने तंग कर दिया, या मैं ऐसे गाड़ी लगा के चला गया कि अब वो दुकान वाला दुकान ही नहीं खोल सकता, या मैंने ऐसे गाड़ी लगा दी और सोचा ही नहीं
कि गली से गाड़ी गुजर भी सकती है कि नहीं गुजर सकती। अब मैं दूसरों के लिए मुश्किल का बाइस बन गया। इससे कुछ ज्यादा जज्बाती मनाजर मिलते हैं जब जनाजे में लोग शरीक हो रहे होते हैं, और जब जनाजे में शरीक हो रहे होते हैं तो उसमें भी ये ख्याल नहीं करते कि चलो एहतराम है, उस मैयत का एहतराम है, लेकिन उसके एहतराम के लिए जिंदा लोगों को इतनी मुश्किल में डाल देना कि जब जनाजा उठने लगता है तो बहुत सारी गाड़ियां, लोग आते हैं, अब उसकी वजह से वो गाड़ी कहाँ खड़ी कर रहे हैं इस पे लोग गौर ही नहीं करते। भाई आप गाड़ी बाहर मेन पे खड़ी कर दें, पैदल अंदर आ जाए। जब देख रहे हैं हालात नहीं है, कई ऐसे जनाजे होंगे जो गलियों में घर होंगे, तो गाड़ी जरूरी थोड़ी है कि गली में लाके फंसानी है, बाहर खड़ी करें ना, आ जाए पैदल अंदर हो, बिल्कुल जनाजे के अंदर शरीक हो, लेकिन गाड़ी मेन पे खड़ी कर दें, ज्यादा दूर आना है पैदल आ जाए, बजाय इसके कि उस गली को भर के रख दिया। अब उस जनाजे में लोग शरीक होंगे, जनाजा कब्रिस्तान जाएगा, उस वक्त तक वो गली बंद रहेगी। और ये गली बंद उस घर का मसला नहीं था जिसमें घर में फौतगी हुई थी, उन लोगों का मसला था जो जनाजे में शामिल हो रहे थे और गाड़ियां गली के अंदर ही फंसा रहे थे, हालांकि बाहर किसी अच्छी जगह गाड़ी खड़ी करके पैदल आ जाते। तो क्योंकि हम जनाजे में शामिल होने वाले हैं, दूसरों को तकलीफ होती है तो होती है। इसी तरह से कुछ मसाइल सामने आ जाते हैं कभी कि ये तो खैर फर्ज की बात कर रहा था मैं, जुम्मे की नमाज पढ़ी और सुन्नतें पढ़नी शुरू कर दी, अच्छी बात है। वैसे सुन्नतें पढ़ना अफजल जो है ना वो घर में, मस्जिद में नहीं है। अफजल ये है कि घर के अंदर सुन्नतें पढ़ी जाएं, क्योंकि हदीस का मफहूम है कि अपने घरों को ना वो कब्रिस्तान ना बनाओ। तो सुन्नतें पढ़ना जो लोग मस्जिद में नमाज पढ़ते हैं, अफजल है कि घर में पढ़ी जाए। फजर की सुन्नतें भी घर में पढ़ के फिर मस्जिद आया जाए। चलो खैर, हर एक के घर का अपना अपना निज़ाम होता होगा, नई जगह होती होगी पढ़ने की। नमाज हुई, वहीं रस्ते में खड़े होकर सुन्नतें दोबारा शुरू कर दी। अब कुछ फर्ज अगर पढ़ने आया था, पता नहीं कितनी मजबूरी थी, जल्दी भी जाना हो सकता है लोगों को, लेकिन नमाज इधर सलाम हुआ, वहीं रस्ते में दरवाजे के पास खड़ी खड़ी लोगों ने सुन्नतें शुरू कर दी। अब जिन्होंने जाना है वो बेचारे फंसे हुए हैं। साहबा क्या करते थे, साहबा सुकून तलाश करते थे, उसके पीछे खड़े होकर नमाज पढ़ते थे। तो दूसरों के लिए मुश्किल नहीं डालनी, अपनी इबादत में दूसरों को मुश्किल में नहीं डालना। इसी तरह से चलें, अभी मेरे ध्यान में ये मिसाल है, बुखारी 708, सैयदना अनस बिन मालिक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने फरमाया कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ज़्यादा हल्की लेकिन कामिल नमाज। अब देखें, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज पढ़ा रहे हो, दुनिया की परफेक्ट तरीन नमाज होगी, जो उसके अंदर जमात में शामिल हो रहे होंगे उससे ज़्यादा और बेहतर का काम होगा उनके लिए। लेकिन अल्लाह के नबी का, उनकी तबीयत इतनी हलीम तबीयत थी और ख्याल कितना कि उनसे ज़्यादा हल्की लेकिन कामिल नमाज मैंने किसी के पीछे कभी अदा नहीं की। अगर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बच्चे के रोने की आवाज़ सुन लेते तो इस ख्याल से कि कहीं उसकी माँ परेशानी में मुब्तला ना हो, नमाज मुख्तसर कर देते। इसका मतलब ये नहीं कि 4 थी तो 3 रखते पढ़ लेते, तब अगर बहुत लंबी किरत है तो उसको छोटा भी कर लेते, क्योंकि मुश्किल में पढ़ रही है कौन। अच्छा, अब ये बताने का इस हदीस, क्योंकि हम ना मैं आलिम दीन हूँ ना मैं इससे कोई नतीजा अखज़ कर रहा हूँ, इससे तो उलमा ही बेहतर नतीजा अखज़ कर सकते हैं, लेकिन जो भी मिसाल से समझ आती है, हम लोग अपने फ़राइज़ अदा ज़रूर करें, लेकिन दूसरों को मुश्किल में डाल करें, दूसरों के लिए मुश्किल नहीं करनी, क्योंकि उससे क्या होगा कि दूसरा मुतनफ़र होगा। मैं अगर दूसरों को मुश्किल में डाल के फ़राइज़ अदा करूंगा ना, दूसरा मुतनफ़र होगा। लेकिन इन चीज़ों का ये मतलब हरगिज़ नहीं है कि अजान की आवाज़ भी नहीं आनी चाहिए, दूसरा तंग होगा। शर्म आनी चाहिए, अगर हमें अजान की आवाज़ से हम तंग हो रहे हैं तो हमें शर्म आनी चाहिए। इसी तरह से मस्जिद क्यों बना दी भाई, सब अपना अपना घर पढ़ लेते, नहीं, दीन के अंदर मस्जिद है, जुम्मे का इज्तिमा है, वो होनी है जमात की नमाज। तो दूसरों को मुश्किल में न डालने का मतलब ये नहीं कि हम फ़राइज़ ही छोड़ने शुरू कर दें, या जो वाजिब कुर्बानी है, वाजिब है जो ज़िलहज की कुर्बानी है, तो वो कुर्बानी ना करें, दूसरों लोग मुश्किल में आ जाएंगे। नहीं, जो दीन के शायर हैं वो अमल तो करने हैं, लेकिन दूसरों को मुश्किल में डालने का मतलब ये है कि अगर उसका कोई बेहतर तरीका हो सकता था, अगर मैं बाइक ध्यान से साइड पे खड़ी कर सकता था तो मैं साइड पे खड़ी करूं, अगर मैं रास्ते की बजाय पिलर के पीछे नमाज पढ़ सकता था तो मैं पिलर के पीछे नमाज पढ़ूं, दूसरों के लिए मुश्किल ना करूं। तो अपने फ़राइज़, अपनी इबादत में दूसरों को मुश्किल में नहीं डालना, बस ये मिजाज है। कल मुलाकात होगी इंशाअल्लाह।